friends, in our previous class we were discussing about cross pollination. In cross pollination we know that there is requirement of some agents. Majority of the plants they require biotic agents and there are some plants that require abiotic agents. About abiotic agents we have already discussed in our previous class. Now we are moving ahead and we will discuss about the biotic agents that fulfill the process of pollination. There are a range of animals that can fulfill this process that may act as pollinating agents, and these are 5B is the code. First is bee, butterfly, bat, birds and beetles. So these are the pollinators that are coming in category of biotic agents. And if we talk about the birds, so sunbird and hummingbird are the important birds that act as pollinating agent. Clear? Beside this, wasp, ant, then moth, flies, they are fulfilling the process. इसके अलावा बात आती है कुछ लार्ज एनिमल्स की. लार्ज एनिमल में कुछ प्राइमेट्स आ जाते हैं, जैसे लेमुर है रेविनेला प्लांट के अंदर, आर्बोरियल है एक ट्री ड्वेलिंग एनिमल है, ये एक रोडेंट है, ठीक है, और इवन रेप्टाइल्स भी हैं. रेप्टाइल्स में गार्डन लिजार्ड आ जाती है, जेक्गो लिजार्ड आ जाती है, जो कि फ्लैक्स प्लांट के अंदर पॉलिनेशन करने में हेल्प करती है. सो दीज आर द रेंज ऑफ एनिमल दैट आर एक्टिंग एज अ बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन. क्लियर? अब बात आती है, हम कैटेगराइज कर रहे हैं पॉलिनेटर्स को और टाइप्स ऑफ प्लांट को जो अलग अलग तरीके से पॉलिनेटर्स की हेल्प लेते हैं. तो सबसे पहले प्लांट्स जो इंसेक्ट से पॉलिनेशन करते हैं उनको एंटोमोफिली बोला जाता है. सो दिस इज द मोस्ट कॉमन बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. बात आती है इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है बीज. बीज मतलब मक्खियां, मधुमक्खी जैसे है. तो बीज आर द मोस्ट कॉमन इंसेक्ट एज एक्टिंग एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट. इसके अलावा अदर इंसेक्ट पॉलिनेटर, इसमें बटरफ्लाई आ जाएगा, बीटल्स आ जाएंगे, वास्प आ जाएंगे, एंट्स आ जाएंगे, मोथ्स आ जाएंगी, फ्लाइज आ जाएंगी. सो मेनी थिंग्स विल बी देयर. ठीक है. फिर उसके बाद इसमें क्या होता है, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो अडर, उनकी फाउल अडर होती है, यानी वो फ्रेग्रेंस रिलीज नहीं करते, उनका जो अडर है वो प्लीजेंट नहीं होता. सो फाउल अडर वाले फ्लावर जो हैं उनमें पॉलिनेशन के लिए फ्लाइज और बीटल्स रिस्पॉन्सिबल है. तो फ्लावर हु आर रिलीजिंग द फाउल अडर दे मे pollinate by using flies and beetles. नेक्स्ट आती है 80% पॉलिनेशन जो है वो इंसेक्ट से होता है. सो इंसेक्ट जो है इनको चीफ पॉलिनेटर्स बोला जाता है. और एंटेमोफिलस फ्लावर जो है वो छोटे अमाउंट में, छोटे पोलन ग्रेन्स को कम अमाउंट में रिलीज करते हैं और इनके पोलन जो है वो स्पाइनस होते हैं, स्टिकी होते हैं और इनकी एक्साइन स्टिकी होती है ताकि ये आसानी से इंसेक्ट की सरफेस पे बाइंड कर सकें. एंड द रीजन बिहाइंड इट इज द पोलेनकिट. ये स्टिकी क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी सरफेस पे पोलेनकिट होता है जो इनको इंसेक्ट के साथ बाइंड कराने में हेल्प करता है. ये स्पाइनस होते हैं और स्टिकी एक्साइन की वजह से ये आसानी से इंसेक्ट की सरफेस पे बाइंड कर सकते हैं. और ये स्टिकीनेस किसकी वजह से आती है? ये स्टिकीनेस इनमें पोलेनकिट की वजह से आती है. क्लियर? एंड पोलेनकिट जो है आप सब लोग इसके बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. ये इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट है, ध्यान से सुनिएगा इसको. इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कि इसमें क्या क्या फीचर होते हैं. इस प्लांट को मैंने ड्रॉ किया, फ्लावर को आपके लिए ड्रॉ किया है ताकि आप एक एक चीज को समझ सकें. सबसे पहले इसे अट्रैक्टिव होना पड़ेगा ताकि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके. तो ये क्या करता है, अपने पेटल्स को ब्राइटली कलर्ड कर लेता है और सेंटेड कर लेता है. इसमें से अच्छी सी खुशबू आती है जो कि पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती है. तो पेटल्स जो होंगे वो ब्राइटली कलर होंगे और सेंटेड होंगे ताकि ये पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सकें. दूसरी बात, इनके स्टेमन जो है वो अंदर की तरफ होते हैं. अंदर क्यों होंगे? स्टेमन्स आर इनसाइड द फ्लावर सो दैट इंसेक्ट विल ब्रश पास देम एंड पिक अप पोलन. जब इंसेक्ट अंदर जाएगा वहां से पोलन लेके बाहर आ जाएगा, क्योंकि अगर ये बाहर रहेंगे तो बाहर इनके पोलन का लॉस हो सकता है. इसमें पोलन ग्रेन जो है वो छोटे होते हैं, कम संख्या में बनते हैं, ज्यादा नहीं बनते. जैसे विंड और हाइड्रोफिलिक के अंदर हमने पढ़ा था, नीमोफिलिक प्लांट और हाइड्रोफिलिक प्लांट के अंदर बल्क में बनते हैं. ठीक है. इसके अलावा इनमें एक चीज होती है, स्टिकी स्वीट नेक्टर टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट. इनमें नेक्टर ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो नेक्टर सिक्रीट करती हैं, जो स्वीट होता है, और इस वजह से भी इंसेक्ट इनके पास आते हैं. नेक्टर लेने के लिए आएंगे और बाई चांस पोलन ग्रेन को दे जाएंगे या फिर पोलन ग्रेन को यहां से ले जाएंगे. ठीक है. फिर पोलन जो है वो स्टिकी होते हैं, स्पाइकी होते हैं ताकि वो इंसेक्ट बॉडी से आसानी से बाइंड कर सकें.
वन मोर थिंग, इनकी स्टिग्मा भी स्टिकी होती है, सो दैट व्हेन इंसेक्ट ब्रश पास्ट दैट पोलन स्टिक्स टू इट। जब इंसेक्ट इसमें आएगा तो उसके साथ पोलन आसानी से चिपक सकें, इसलिए ये भी क्या होती है, स्टिकी होती है। ठीक है, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट। क्लियर है आपको ये बात? इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? नाउ वी आर मूविंग अहेड। अब हम बात करते हैं आगे। तो मैंने आपको बताया कि इनके अंदर लार्ज ब्राइटली कलर्ड पेटल होते हैं। क्यों होते हैं? सो दैट दे कैन अट्रैक्ट द इंसेक्ट। क्लियर? इनके अंदर स्वीटली सेंटेड फ्लावर पाए जाते हैं, सो दैट दे कैन अट्रैक्ट द इंसेक्ट। इनके अंदर नेक्टर होता है, सो दैट दे कैन अट्रैक्ट द इंसेक्ट। मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ पोलन है क्योंकि वेस्टेज कम होता है, लेस वेस्टेज देन द विंड पोलिनेशन। पोलन ऑफन स्टिकी और स्पाइकी, सो दैट दे कैन स्टिक टू इंसेक्ट। एंथर फॉर्म एन इनसाइड फ्लावर टू ब्रश अगेंस्ट इंसेक्ट। ठीक है, एंड देन स्टिग्मा इनसाइड द फ्लावर, स्टिग्मा भी अंदर की तरफ होती है, सो दैट इंसेक्ट ब्रशेस अगेंस्ट इट। एंड स्टिग्मा हैज स्टिकी कोटिंग, पोलन स्टिक्स टू इट। स्टिग्मा के ऊपर भी स्टिकी कोटिंग होती है ताकि पोलन उस पर आसानी से स्टिक हो सके। सो दीज आर द सम फीचर्स ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर और एंटेमोफिली फ्लावर। क्लियर? नाउ वी आर मूविंग अहेड। जब फ्लावर पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट की मदद देता है तो बदले में उसको रिवार्ड भी देता है। ये रिवॉर्ड क्या हो सकता है? इंसेक्ट क्यों आएगा इसके पास, फ्लावर के पास? क्योंकि उसको कुछ मिलेगा वहां से। वो क्या मिलेगा? नेक्टर मिलेगा, पोलन मिलेंगे। और नेक्टर और पोलन का यूज करके, जैसे हनी भी है तो हनी बनाती हैं और दे कैन यूज नेक्टर एंड पोलन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। इसके अलावा देर आर सम इंसेक्ट और देर आर सम मोथ जो कि जिनको सेफ प्लेस चाहिए सो दैट दे कैन ले देयर एग्स। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपने एग्स को ले करने के लिए फ्लावर को सिलेक्ट करते हैं। जैसे एक फ्लावर है एमोर्फोफिलस, ये सबसे ऊंचा फ्लावर होता है, 6 फीट हाइट होती है इसकी जमीन से, 6 फीट यानी एक अच्छे खासे इंसान की हाइट के बराबर। ठीक है, तो इसकी हाइट जो है 6 फीट होगी, तो दिस वुड बी द सेफ प्लेस टू ले एग। तो एमोर्फोफिलस फ्लावर जो है सबसे ऊंची हाइट पे होता है। ठीक है, और पोर्नुबा मोथ जो है वो अपने अंडों को यूका प्लांट की ओवरी में ले करता है। ठीक है, और जब वो यूका प्लांट की ओवरी में अंडों को ले करेगा तो वो उसकी ओवरी को पोलिनेट भी कर देता है। ठीक है, फिर इसके बाद आती है, इस दोनों ऑर्गेनिज्म की बात करें, पोर्नुबा मोथ एंड यूका प्लांट, दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि यूका प्लांट को अपने एग ले करने के लिए सेफ प्लेस चाहिए, एंड सेफ प्लेस इज द ओवरी ऑफ द यूका प्लांट। और यूका प्लांट को पोलिनेशन के लिए कुछ चाहिए, तो पोर्नुबा इज प्रोवाइडिंग एज अ एजेंट फॉर द पोलिनेशन। क्लियर? तो मैंने क्या कहा, पोर्नुबा जो मोथ है वो अंडे ले करने आएगा यूका के अंदर, उसको सेफ जगह मिल गई, उसके एग्स जो है अच्छे से ले हो जाएंगे, अच्छे से नरिश हो जाएंगे, और यूका प्लांट को इनके बदले में पोलन ग्रेन मिल जाएंगे। सो लार्वा ऑफ मोथ कम आउट ऑफ द एग। जब उसके अंडे उसमें मैच्योर हो रहे हैं तो उसमें से लार्वा निकलेगा और सीड्स जो है वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते हैं। क्लियर? तो इसीलिए दोनों का सर्वाइव करने के लिए दोनों का साथ रहना बहुत जरूरी है। फिर बात आती है नेक्स्ट, पोलन नेक्टर रॉबर्स। ये एक टर्म है। क्या होता है, कई बार इंसेक्ट बहुत स्मार्ट होते हैं, वो बिना पोलिनेशन किए चोरी करके ले जाते हैं फ्लावर से, यानी दे आर नॉट प्लेइंग देयर रोल इन द पोलिनेशन बट दे आर स्टीलिंग द नेक्टर एंड सम अदर पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द फ्लावर। सो इंसेक्ट विच कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पोलिनेशन। बात आती है क्वीन ऑफ बॉम्बस एफिनिस, परफोरेट एक्विलेजिया स्पर्स एंड स्टील नेक्टर। इसमें वो पोलिनेशन में हेल्प नहीं करती, बस इसके नेक्टर को चुरा लेती है। अब एग्जाम्पल आते हैं कौन कौन से प्लांट हैं, ये पूछा जाता है, इनमें से सेलेक्ट कीजिए कौन कौन से फ्लावर हैं जो इंसेक्ट पोलिनेशन शो करते हैं या जो एंटेमोफिली शो करते हैं। तो दीज आर द यूका, साल्विया, कैलोट्रोपिस, फाइकस, सेंटायूरिया, अरिस्टोलोचिया। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। इनको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, वो है यस सर कल फिर सेंटा आएगा। यस मतलब यूका, सर मतलब साल्विया, कल मतलब कैलोट्रोपिस, फिर मतलब फाइकस, सेंटा मतलब सेंटायूरिया, आएगा मतलब अरिस्टोलोचिया। यस सर कल फिर सेंटा आएगा, यूका, साल्विया, कैलोट्रोपिस, फाइकस, सेंटायूरिया एंड अरिस्टोलोचिया। सो दीज आर द प्लांट्स दैट आर गोइंग टू शो पोलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट। क्लियर? आगे चलें। अब ये है कुछ कंपैरिजन में देखते हैं इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर और विंड पोलिनेटेड फ्लावर। सबसे पहले फ्लावर की बात करते हैं। तो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर में क्या होता है, यूजुअली लार्ज होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं एंड सेंटेड होते हैं।
और इसके फ्लावर अगर छोटे हैं तो वो इन्फ्लोरोसेंस शो करते हैं, यानी उनका एक क्लस्टर बन जाता है ताकि वो दिखने में सुंदर लगे और इंसेक्ट आसानी से अट्रैक्ट हो सके। वो अपने पेटल को कलर कर लेते हैं, सेंटेड कर देते हैं, और अगर वो छोटे फ्लावर हैं तो वो इन्फ्लोरोसेंस की फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है। और विंड पोलिनेटेड फ्लावर कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, डल कलर्ड होते हैं और सेंटलेस होते हैं, बिकॉज दे डोंट रिक्वायर एनी अट्रैक्टेंट, क्योंकि उनको किसी पोलिनेटर को अट्रैक्ट नहीं करना। नेक्टर की बात करें तो वो भी सेम होगा। नेक्टर होगा इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर के अंदर, बिकॉज दे आर जस्ट गोइंग टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, बट देयर इज नो नीड ऑफ नेक्टर इन द विंड पोलिनेटेड फ्लावर। क्लियर? देन सेंट, सेम केस यहां होगा, इस वाले में नहीं होगा क्योंकि उन्हें अट्रैक्ट करना है, उन्हें नहीं करना। पोलन की बात करते हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोलन जो है फेयरली अबंडेंट होते हैं, लेकिन विंड वाले में ज्यादा बनते हैं, बल्क में बनते हैं, क्योंकि उसमें लॉस के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। इसमें पोलन लार्ज होते हैं, स्टिकी होते हैं, हैवी होते हैं। उसमें पोलन छोटे होते हैं, कम होते हैं, हल्के होते हैं, क्योंकि उन्हें विंड से जाना होता है ताकि वो इजीली ब्लो कर सकें विंड से, तो वो छोटे, हल्के और लाइट होते हैं। यहाँ पर वो हैवी होते हैं, स्टिकी होते हैं और बड़े होते हैं, और इनकी सरफेस रफ होती है ताकि वो आसानी से इंसेक्ट की बॉडी से चिपक सकें, बट वो स्मूथ होते हैं जो विंड पोलिनेशन से पोलिनेट होते हैं। स्टेमन की बात करें तो इनके स्टेमन जो है वो पेंडुलस हो सकते हैं। सॉरी, इंसेक्ट पोलिनेटेड वाले पेंडुलस नहीं होते, लेकिन विंड पोलिनेटेड वाले पेंडुलस होते हैं, यानी कि वो हैंग करते रहते हैं ताकि जैसे ही हवा चले उसके साथ पोलन ग्रेन भी साथ चले जाएं। ठीक है। स्टिग्मा की बात करें तो इनकी स्टिग्मा छोटी होती है, कॉम्पैक्ट होती है, नो फेदरी नहीं होती, लेकिन इनकी स्टिग्मा फेदरी होती है। मैंने आपको बताया था जब हमने विंड पोलिनेटेड फ्लावर पढ़ा था। नेक्टर की बात करें तो नेक्टर हो सकता है इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर के अंदर, लेकिन विंड पोलिनेटेड फ्लावर के अंदर देयर इज नो नीड ऑफ नेक्टर। ठीक है। तो नेक्टर जो है वो एज ए गाइड भी काम करता है, मार्किंग दैट गाइड इंसेक्ट्स टू नेक्टर। तो नेक्टर का होना इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर के लिए इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके, बट देयर इज नो नीड ऑफ सच काइंड ऑफ नेक्टर इन द विंड पोलिनेटेड फ्लावर। इज इट क्लियर? नाउ वी आर मूविंग अहेड। अब बात आती है आउटब्रीडिंग डिवाइस की। आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या है? ये वो डिवाइस हैं जो सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड कर क्रॉस पोलिनेशन को मोटिवेट करती हैं या प्रमोट करती हैं या एनहांस करती हैं। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें सेल्फ पोलिनेशन होना चाहिए, लेकिन देयर आर सम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो उसमें सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड कर उसमें क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करती हैं। सो दीज डिवाइसेस आर नोन एज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. So devices or feature of plant which discourage the self pollination and encourage the cross pollination are called outbreeding devices. Outbreeding devices का क्या मतलब फंक्शन है? अगर मान लो कि सेल्फ पोलिनेशन होता रहेगा, बार बार सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशंस में कमी आ जाएगी और इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। यानी कि इफ टू प्लांट्स दो बोथ आर ऑफ सेम टाइप, दे आर जस्ट डूइंग क्रॉस पोलिनेशन सॉरी, दे आर डूइंग जस्ट सेल्फ पोलिनेशन again and again they are doing self pollination. It means they are producing their own kind of progeny. It means there is loss of variations. Clear? And if there is loss of variation, it means there is not appearance of new characteristics. The progeny will be weak, that will not be stable progeny. So we want to prevent the loss of genetic variation. We want to prevent the inbreeding depression. यानी अगर एक जैसे प्लांट आपस में क्रॉस करेंगे तो इनमें जो आगे वाले फीचर आएंगे उसको हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। यानी दोनों का सेम क्रॉस कराने से प्रोजनी बिल्कुल वैसी आ रही है बिना वेरिएशंस के, तो वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है, यानी उसमें जेनेटिक वेरिएशंस का लॉस हो रहा है। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करते हैं, और क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करने के लिए देयर आर सम डिवाइसेस दैट आर नोन एज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, और दे आर आल्सो नोन एज outbreeding features. Clear? So what they do, they just discourage the self pollination and they encourage the cross pollination. Now what are the merits and demerits of this outbreeding devices? इनके जो सीड्स हैं वो बहुत वाइबल होते हैं, क्योंकि जब हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का यूज किया इसका मतलब हमने क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट किया, और जब हमने क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट किया इसका मतलब हमने वेरिएशंस को ज्यादा अपीयर करवाया, जिसकी वजह से प्रोजनी ज्यादा हेल्दी होंगी, उनमें ज्यादा एडेप्टेबिलिटी होगी और उनमें नई वेराइटीज के डेवलप होने के, प्रोड्यूस होने के चांसेस होंगे। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें डीमेरिट्स की, तो डीमेरिट्स क्या है कि सम टाइम जब क्रॉस पोलिनेशन करवाते हैं तो उसमें डेफिनेट प्रोसेस नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें क्रॉस पोलिनेशन के लिए हमें कुछ एजेंट्स की जरूरत पड़ती है।
जैसे इंसेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, हमें कुछ अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ेगी, हमें विंड की ज़रूरत पड़ेगी, हमें मे बी वाटर की ज़रूरत पड़े। तो इस तरह से अगर एजेंट्स होंगे तभी क्रॉस पोलिनेशन हो पाएगा, अगर एजेंट्स नहीं है तो क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा। तो उस केस में ना तो सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है ना क्रॉस पोलिनेशन, तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस सेल्फ पोलिनेशन होने दे नहीं है। और मान लो अगर क्रॉस पोलिनेशन के लिए एजेंट्स नहीं है तो ना तो सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है ना क्रॉस पोलिनेशन, तो ये प्रॉब्लम यहां पे आ सकती है। दूसरी बात, इसमें पोलन ग्रेन्स का वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन में वेस्टेज कम है, क्रॉस पोलिनेशन में वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है। ये दोनों डीमेरिट्स हैं। ठीक है, आगे मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से एजेंट्स जो बायोटिक एजेंट्स हैं और उनके हिसाब से हम कौन सी टर्म यूज करते हैं। सबसे पहला, बर्ड्स के लिए हम यूज करते हैं ऑर्निथोफिली, फॉर एग्जांपल है बॉम्बैक्स कैलिस्टीमोन। फिर बैट्स के लिए हम यूज करते हैं कीरोटिरोफिली, एग्जाम्पल है एंथोसिफेलस एंड एडेंसोनिया। एंड स्नेल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मेलेकोफिली और एग्जाम्पल है अरिस्मा, कोबरा प्लांट। एंड स्नेक के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ओफियोफाइली एंड इसमें एग्जाम्पल है सेंटालम एंड माइशेलिया। ठीक है, सो दीज आर द टर्म्स दैट वी आर यूजिंग ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट. What kind of pollinating agent is there and what term we are using, they are just related to each other. If I am saying that this plant is Melicophily, it means there is snail that are involved in the pollination process. And if I am saying that this plant is Ornithophily, this flower is Ornithophily, this plant is showing Ornithophily, it means it is clear that the birds are involved in the pollination process. Clear? So it was all about this class. In the next class we will discuss further. So I will meet you soon in the next class. Just revise it. Okay.